बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, देश के पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के अब जाने माने जानकार और अब एक प्रसिद्ध कॉलमिस्ट भी आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो पे सर। सर, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तरफ हम शो करते हैं 8.2% जीडीपी और दूसरी तरफ हम शो कर रहे हैं कि भाई रुपया क्यों गिर रहा है और एशिया की सबसे ख़राब परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक क्यों बना हुआ है। ये विरोधाभास है सर, या ये अर्थव्यवस्था की स्थितियां होती हैं ऐसी? नहीं, बिल्कुल क्लियर विरोधाभास है। आप रियल जीडीपी 8% से ऊपर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ जितनी भी और सेक्टर्स को फायदा होना चाहिए, चाहे आपकी करेंसी स्ट्रांग हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़े, उन सब में कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। तो उसका कारण ये है कि जो रियल जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन बेसिकली आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है, जो करंट प्राइसेस पे जो आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उसमें से माइनस घटा के आप करते हैं। तो आपने अभी ये स्थिति बना रखी है कि आपकी नॉमिनल जीडीपी जो है वो तो बहुत कम ग्रो कर रही है, 9% पे भी नहीं ग्रो कर रही है, 8.5% के आसपास ग्रो कर रही है। इतना कम, और केवल इन्फ्लेशन का फैक्टर लेने के कारण से हम अपनी रियल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा बता रहे हैं। तो रियल जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा एक्चुअली है नहीं। सो वो कमजोरी जो इकोनॉमी की है वो सारी जगह परिलक्षित हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे आपके रुपी की रेट हो, चाहे सरकार की रेवेन्यू। कुल मिला के ज्यादातर स्थितियों को, अगर ज्यादातर आंकड़ों को और ज्यादातर इंडिकेटर्स को आप देखें तो स्थिति कमजोर नजर आती है। ओके, अब सर इसके कारण क्या हो सकते हैं सर? आपने ठीक है, लो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9% से भी कम है, 8.7 के आसपास, लेकिन कहा भी जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी साथ साथ में बहुत कम है और बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पर भी ये निर्भर कर रहा है कि ऐसी दुर्गति रुपए की हो रही है, जिसमें प्रमुख कारणों में से एक गिनाया जा रहा है यूएस इंडिया ट्रेड डील में देरी और टैरिफ की टेंशन्स। यूएस के एक्सपोर्ट्स में भी हमने देखा कि 28% की गिरावट आई है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न गोल्ड इंपोर्ट्स का भी है। बट सर, जितने भी कारण हों, अभी कितने हमारे हाथ में और कितने हमारे हाथ में नहीं है सर? ये देखिए, 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण से रुपये की स्थिति कमजोर हो रही है। एक कारण तो ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है, मर्केंटाइज वाला गुड्स का जो ट्रेड है, उसमें हमारी स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा अभी जो आंकड़े आए थे अक्टूबर के, एक्सपोर्ट गिर गए हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, $42 बिलियन का गैप हो गया, मतलब डेफिसिट है जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का, मर्केंडाइज ट्रेड का। इतना भारी गुड्स की स्थिति नजर आ रही है आपको। आप सारे अगर एक चीज़ों एक एक करके निर्णय देखें तो लगभग सारे जो बड़े हमारे एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं उनमें सब में नुकसान है। आप ये भी देखें कि हम अमेरिका को छोड़ के बाकी दुनिया के देशों के साथ हमारे एक्सपोर्ट की क्या हालत है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर जगह हमारी एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। उसके मुकाबले दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखोगे, चाइना के एक्सपोर्ट अमेरिका को गिर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया में उसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसके कारण से चाइनीज करेंसी अगर आप देखते हैं तो अमेरिका के मुकाबले स्ट्रांग हो रही है और इंडिया की करेंसी जो है वो कमजोर हो रही। तो एक तो बड़ा कारण हमारी जो मर्केंडाइज ट्रेड की स्थिति है वो है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे पास करंट अकाउंट में हम हमेशा, मतलब जो चीज़ों को और सर्विसेज को बेचते खरीदते हैं उससे जो हमें पैसे मिलते हैं, उसमें तो हम अक्सर डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन हमारी ये भरपाई पूरी होती है कैपिटल अकाउंट में आपका जो पैसा आता है विदेशों से, चाहे एफडीआई हो, चाहे ईसीबी हो, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इन सब में जो पैसा आता है उससे हम अपने करंट अकाउंट के कारण में जो डेफिसिट है उसको पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन इस समय कैपिटल अकाउंट में भी ज़्यादातर जगह आपके पास पैसा कम आ रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपने देखा ही है, इस तरह से एफआईआई सेल कर रहे हैं।
एफडीआई जो है वो भी काफी, नेट एफडीआई काफी गिरी हुई है। ईसीबीज आ रही हैं, लेकिन ईसीबी में जब इतना डेप्रिसिएशन होता है फॉरेन एक्सचेंज में, तो ईसीबी भी लोग लेना कम कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आपकी और हमारे देश की जो इस समय कमजोर स्थिति है, वो दूसरा बड़ा कारण है। और तीसरा बड़ा कारण जिसको हम एक्चुअली बहुत एहसास नहीं करते, वो ये है कि आरबीआई ने अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको गोल्ड में जो कन्वर्ट किया है काफी, और डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में जो कन्वर्ट किया है, उसके कारण से जो फ्लेक्सिबल रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास वो घट गए हैं। और उसके कारण से जो फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नजर आता है। और बातें भी हम कर सकते हैं कि किस तरह से आरबीआई काफी शॉर्ट कर रही है, फ्यूचर सेल कर रही है, उसके कारण से भी प्रेशर होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो इस समय देश का है, उससे भी काफी लोगों को ये जो हेजिंग की आपने भी अपने उसमें बात की कि जब लोगों को लगता है कि भाई रुपया गिरेगा तो और ज्यादा हेज करने के लिए जाते हैं, हेजिंग की कॉस्ट बढ़ने चल जाती है, उससे और रुपया गिरता है। तो ये तीन बड़े कारणों के कारण से। बट सर आपने क्योंकि आरबीआई का जिक्र भी किया, ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई डेलिबरेटली बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरवेंशन नहीं करने से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था के और ख़ास तौर से एक्सपोर्टर्स के पक्ष में जा रहा है। तो सर क्या इस दलील से आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि आरबीआई जानबूझकर इंटरवीन नहीं कर रहा है और वो करना सही है? नहीं, आरबीआई कभी भी जानबूझ के रुपए को इतना नहीं गिरने दे सकता। 5% 6-7 महीने में अगर रुपया गिर जाए तो वो आरबीआई मेरे ख्याल से कभी भी इसको मंजूर नहीं कर सकता। दूसरा ये आर्गुमेंट कि इससे एक्सपोर्टर को फायदा होता है, वो फायदा आपको परिलक्षित नजर नहीं आता ना आपके एक्सपोर्ट्स में। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं क्या? जब हमारे एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं तो करेंसी के डिप्रिसिएशन का फायदा हमें कहाँ मिल रहा है? केवल एक्सपोर्टर को जो कुछ रिटर्न, जो जितना वो चीज बेच रहे हैं उससे उनको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, लेकिन देश का एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रहा। तो मुझे नहीं ये लगता कि आरबीआई जानबूझ के ये पॉलिसी अपना रही है। दे में भी कंफर्टेबल कि भाई आज स्थिति ये है कि भाई अपने फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज्यादा खर्च करके वो रुपए को रोक नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में चलने दीजिए, थोड़े समय और गिरने दीजिए, और उसको ये एक जो पॉजिटिव स्पिन आप दे सकते हैं कि भाई इससे एक्सपोर्टर को फायदा होगा, तो आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी मदद करने वाली, फंडामेंटल हेल्प करने वाली स्थिति नहीं। तो सर कि फिर करना क्या चाहिए? हमारी पॉलिसी क्या हो? हमें इसी तरह से स्थितियां बनी रहने देना चाहिए या कुछ इंटरवेंशन हमारी तरफ से हो भी सकते हैं सर? देखिए, जो कारण है उन्हीं कारणों का सोल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे। आप पहले एक्सपोर्ट्स का लीजिए। एक्सपोर्ट्स में ये अमेरिकन के साथ डील नहीं हमने की, उसका काफी असर पड़ा है खराब। अब हमें अमेरिकन के साथ डील कर लेनी चाहिए, लेकिन ये हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि हमने अपने आप को ऐसी चीजों में बांध लिया है जिससे ये डील हो नहीं सकती। तो आप अमेरिका के साथ डील नहीं कर सकते, आप चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे तो आपके पास कैपिटल नहीं आएगी। चाइना को आपने रोक के रखा है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करने दे रहे हैं। आपने आज वो खबर पढ़ी होगी कि चाइनीज कंपनी इक्विटी नहीं ला सकती, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। वो ईसीबी लेके आ रहे हैं कि किसी तरह से उनकी जो चाइनीज कंपनीज हैं वो यहाँ पे काम करती रहे। तो अगर हम ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट की कर देते हैं तो फिर आपकी हालत ठीक नहीं होगी। हम क्यों इतना गोल्ड खरीद के बैठे हैं? क्या मिलता है उस गोल्ड से? गोल्ड को आप पेमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोल्ड इज कंप्लीटली लिक्विड असेट, और सेंट्रल बैंक के पास उस गोल्ड का कोई काम नहीं है। तो हम क्यों इतना सारा गोल्ड खरीद रहे हैं? तो अगर आप तीनों ही चीजें, अगर आप दुनिया भर के साथ ट्रेड डील्स करके आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करें, आप इन्वेस्टमेंट रिजीम को अगर ठीक करते हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट आप आने दीजिए, तो आप बहुत सारे सेक्टर्स खोलिए जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लोग आए, और चाइनीज भी और बाकी लोग भी आए,
और साथ में इस गोल्ड पॉलिसी को थोड़ा ठीक से, और हमारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको अगर हम ठीक से मैनेज करें, बहुत ज़्यादा ये अभी भी इक्विटी जो पी रेशो है वो हमारा अनकंफर्टेबल है। मतलब आप स्थिति ये देखिए, रुपया आज के दिन सबसे वर्स्ट करेंसी है और बाकी कई सारे देश तो डॉलर के मुकाबले अप्रिशिएट हो रहे हैं और रुपया इस स्थिति में आना। तो जब तक आप ये बेसिक फंडामेंटल कदम नहीं उठाएंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। अब क्योंकि अभी भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे ये आ रहे हैं, आपने तो जैसा कहा कि जो हमारा मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है, अक्टूबर में तो हमने देखा कि हाईएस्ट एवर डेफिसिट उसमें दिखाई दिया। आपने उसका एक बहुत बड़ा कारण उसका बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस हमारी अभी तक 85% प्लस ही बनी हुई है। उस पर संभवतः हमने लंबे समय से कदम नहीं उठाए या हम नहीं उठा पा रहे हैं। गोल्ड इंपोर्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट पर हम लगाम नहीं लगा पाए, उसकी वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण आपने बताया। ठीक है, लेबर लॉज, लैंड एक्विजिशन जटिल हैं, अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत जल्दी कोई इसके परिणाम आ जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। तो फिर क्या करें सर? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक टैरिफ का एक तरफा फैसला ट्रंप का रहेगा, जब तक यूएस फेड रेट्स कट क्योंकि रुके हुए हैं, डॉलर स्ट्रांग बना हुआ है, ग्लोबल रिसेशन फियर अभी भी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में सर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या कुछ तुरंत ऐसे उपाय हैं जिसकी बदौलत हम रुपए के गिरने को संभाल सकें सर? देखिए, तुरंत वाली जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम अक्सर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि आज कुछ रोक दीजिए। वो जो तुरंत वाली स्ट्रेटजी है वो अक्सर काम नहीं करती। हमें फंडामेंटल रीजंस को तय करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा ये कि 3 बड़े कदम अगर आप उठा सकते हैं तो आपकी स्थिति थोड़ी ठीक होगी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अब सरकार अभी भी बहुत ज्यादा डेफिसिट पे काम कर रही है। हमारे देश में बहुत सारी सब्सिडीज और इस तरह की चीजों को दे के हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनसे, जबकि हमारी जो फंडामेंटल वीकनेस है इंडस्ट्री। अब आप देखिए, आज के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ट्रेड हो रहा है, वो 2-3 इंडस्ट्री हैं। जैसे आप ये देखिए, एनवायरमेंटल साइड में सोलर और विंड। अब सोलर में हम क्या स्थिति में आ गए हैं, हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं और चाइनीज इंपोर्ट पे, लेकिन हम सोलर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण से हमारा जो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स है उस पे भी, अब पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पे हमारी कंडीशन और डिपेंडेंस तभी खत्म हो सकती है जब हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू करें। और ऑल्टरनेटिव एनर्जी में आज के दिन फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके पास? सोलर और विंड ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो उसके लिए अगर हम आगे नई कदम अपने उठाएंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इसी तरह से आप देखिए, डिजिटल साइड में सारी दुनिया में एआई से लेके हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर्स, इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा। हम केवल ये सोचते हैं कि सब्सिडीज कुछ दे दें, कैपिटल सब्सिडी वगैरह, उससे आके लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करने लग जाएंगे। उससे बहुत ज्यादा दूर आप नहीं जा सकते सब्सिडी से। कितनी सब्सिडीज आप दें? अभी आप एक आइटम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हमारा अभी भी ठीक चल रहा है, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की गहराई में आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में केवल टर्नओवर वैल्यू हमें मिल रही है, लेकिन हमें कुछ फायदा उससे नहीं हो रहा, क्योंकि हम एक्चुअली सब्सिडी दे के उसको, उस एक्सपोर्ट को करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू एडिशन का हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, उसकी जगह हम एक्चुअली नेट वैल्यू लॉस उसमें कर रहे हैं। तो उससे हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करके हम कोई ज्यादा कमा पाएंगे। यस सर, मेरा एक छोटा सा एक आखिरी क्वेश्चन जस्ट टू सम अप।
तो जो ये आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि रुपीस की गिरावट को फिलहाल एक तरह से हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने वाला इसके लिए ज़रूरी माना जा रहा है, आरबीआई को क्रिटिसिज्म के साथ साथ एक तरह से बैकअप भी मिल रहा है या कुछ शाबाशी भी मिल रही है कि भाई आप लिमिटेड इंटरवेंशन कर रहे हैं, और इसके पीछे एक कारण जो इसको भी आप मैं जोड़ते हुए आखिरी आपका वक्तव्य चाहूँगा कि कम इन्फ्लेशन की वजह से भी ये कहा जा रहा है कि मजबूत रुपए की ज़रूरत हमें है नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है, और इससे वो घूम फिर के वही एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे बात आ जाएगी। तो ये सारी थ्योरी सर आपको लगता है कि गलत दिशा में है ये? आप इसको जरा ये देखें, आप इन्फ्लेशन डिफरेंस जो होता है उससे दो देशों की करेंसी की रेट तय होती है, ऐसा ज्यादातर आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत कम है, अमेरिका में इन्फ्लेशन उतना है जितना इंडिया में इन्फ्लेशन है उससे भी ज्यादा है, फिर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया क्यों गिरता है? सो ये जो थियोरेटिकल डिफरेंसेस हैं इनके कारण से फंडामेंटल समस्या तय नहीं होती। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कोई स्मार्ट मूव है या कोई एक अच्छा मूव है कि रुपए की लागत को गिरा दीजिए, रुपए हमारे की पास रेट को कम गिरा दीजिए। इन्फ्लेशन का मौका है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हैं। मैं वही बार बार जो थ्योरीज आ रही हैं भाई, जो बयान दिए जा रहे हैं कि भाई चाइना अगर लगातार डेलिबरेटली युआन को डिप्रिशिएट करते रहेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, जापान यूरोप से अगर कैपिटल यूएस वापस जा रहा है तो उसमें इंडिया क्या कर सकता है, अगर क्रिप्टो और ये यूएस टेक रैली ने डॉलर की डिमांड को बढ़ाया है या दूसरे अन्यत्र कारणों की वजह से, या कमोडिटी सुपर साइकिल वापस लौट रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो दीपक ये सही नहीं है। चाइनीज युआन 3% अप्रिशिएट हुआ है डॉलर के मुकाबले इस साल। अच्छा, हम 5% गिरे हैं। हाँ, तो कोई ये कहे कि भाई चाइनीज रेनमिंबी या युआन जो है उसको गिरा रहा है और इससे उसकी एक्सपोर्ट हो रही है, ये फैक्चुअली गलत है। जैपनीज एक्सचेंज रेट भी इस साल डॉलर के मुकाबले बढ़ी है अभी तक। जैपनीज अनकंफर्टेबल है इस बात के लिए, वो चाहते हैं कि भाई हमारी ना बढ़े, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैपनीज जो करेंसी है येन, वो डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। आपने अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ देखी होगी कि आईएमएफ ने जो अभी अपडेट की है उसमें हम इस साल जापान से आगे जाके चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनेंगे। वो क्यों है? क्योंकि जैपनीज येन डिप्रिशिएट हो रहा और इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा। इस बावजूद कि हमारी ग्रोथ अभी भी नॉमिनल ग्रोथ हमारी 8-9% है, लेकिन जापान की रेट 1.5-2% में नहीं है। उसके बावजूद भी जापान की इन डॉलर टर्म्स के मुकाबले हमारे मुकाबले बहुत कम गिरावट हो रही है। सो आई थिंक ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो ऊपर ऊपर के बना आर्ग्यूमेंट्स है, उससे हमें संतोष नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो फिर हमारी जो स्थिति अभी है जिसमें हम थोड़ी गिरावट की तरफ जा रहे हैं, वो स्थिति बनी रहेगी। ओके, चलिए सर, ऑल राइट, देखते हैं कि वाकई में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये डेलिबरेटली हम कर रहे हैं या हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। इंटरवेंशन की बहुत आवश्यकता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये गिरती हुई स्थिति रुपए की ये कुछ मतलब अच्छे संकेत तो नहीं दे रही है, और इसके लिए समय रहते अगर कदम ना उठाए गए तो फिर स्थिति जो है अभी तो अब अगर ये डॉलर एक परिस्थिति ये भी हो सकती है सर, अगर कि रुपया सुधरना शुरू हो गया तो फिर उसका इन्फ्लेशन का पास ओवर भी तो आएगा सर, फिर कहीं महंगा तो नहीं हो जाएगा सब चीज बाद में? फिर देखिए, इन्फ्लेशन जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, हाँ, वो तो बढ़ रहा है अभी। क्योंकि अगर आपका रुपया घटता है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण सिर्फ ये है कि देश में जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है लोग, और दूसरा टैक्स का इफेक्ट थोड़ा आ रहा है क्योंकि टैक्स में जो डिडक्शन सरकार ने, मैं आम आदमी के लिहाज से पूछ रहा हूँ सर कि अगर मतलब जो इन्फ्लेशन पास थ्रू है, मतलब अभी तो ठीक है तेल सब्जी सब सस्ता लग रहा है, लेकिन रुपया और कमजोर हो गया
तो क्या दाम फिर से बढ़ेंगे, बढ़ने शुरू होंगे, फिर कितने बढ़ेंगे? देखिए, हम जो सामान्य लोग जो कंज्यूम करते हैं वो इंपोर्टेड नहीं है, केवल तेल के अलावा। और तेल पे सरकार ने तेल की प्राइसेस पे रोक लगा रखी है। और बाय द वे, अभी तो तेल की प्राइसेस जो दुनिया में काफी गिरी हुई है, तो तेल का कोई इन्फ्लेशन नहीं है। दूसरा, सरकार उसको इन्फ्लेशन को पास ऑन नहीं करती अगर बढ़े भी। इस समय तो स्थिति ये है कि अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल के दाम घटा सकती है, पेट्रोल और डीजल के घटा नहीं रही है। $63 के होने के बावजूद भी जो दाम हमने $85 पे तय किए हुए थे, वही आज के दिन चल रहे हैं। सो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से सामान्य लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बट वीक रुपी का इन्फ्लेशन पास थ्रू भी होगा, उस पे उसका थोड़ा चिंता रहेगी। बट सर, ये ऐसा टॉपिक है, इस पे बहुत लंबी बातचीत भी हो सकती है। फिलहाल आपने काफ़ी कुछ हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन समय पर आपका हम समय लेते रहेंगे और आपको डिस्टर्ब भी करते रहेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और तमाम सवाल। ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू सर।